नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NISM सीरीज 5A के पहले चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। आप शुरुआत से लेके एंड तक लगातार नोट्स बनाते रहिए ताकि एंड में जो मॉक टेस्ट में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उसका जवाब दे पाएं। अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग रहेंगे तो ही हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स के जो पैटर्न है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। बट जिस भी किसी का बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो वो एग्जाम को काफी आसानी से क्लियर कर सकता है। दोस्तों, हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। इसमें इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल गोल्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, behavioral biases in investment decision making, risk profiling, understanding risk allocation। दोस्तों, जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक फाइनेंशियल गोल का होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और गोल में ये फ़र्क होता है कि ऑब्जेक्टिव लोगों के पास कई सारे होते हैं कि उनको एक कार खरीदनी है या घर खरीदना है। बट जब हम उस ऑब्जेक्टिव के साथ एक टाइमलाइन को जोड़ देते हैं कि ये सोचते हैं कि अगले 5 साल में हमें गाड़ी खरीदनी है या अगले 10 साल में हम घर खरीदना है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, कोई भी फाइनेंशियल गोल जो है उसे आप शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं, मीडियम टर्म गोल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम कोई भी फाइनेंशियल गोल्स को चुनते हैं तो ना केवल टाइमलाइन चुनते हैं बट ये भी देखते हैं कि हम किस तरह से उस फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। वहीं पे जब भी हम कोई गोल सेटिंग करते हैं तो उस समय हमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होता है कि अगर आप आज से 20 साल के बाद के लिए कोई गोल सेट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को अकाउंट लेना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट पे अगर आप गाड़ी किसी अमाउंट पे खरीद पा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि 20 साल बाद भी उसी अमाउंट पे आप गाड़ी को खरीद पाए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए करें या फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए करेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि आज के रेट के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करें, बल्कि आज से 10 साल बाद क्या रेट होगा उसके हिसाब से ही अपना गोल सेट करें। दोस्तों, अब हम समझते हैं सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। द वर्ड सेविंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेम रूट एज सेव। इसका मतलब जब भी हम लोग सेविंग की बात करते हैं तो जो भी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं वो सेफ होता है। जैसे आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा नीचे नहीं जाता है तो वो सेफ माना जाएगा, इस वजह से उसे हम सेविंग कहते हैं। वहीं पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको पहले तो सेविंग करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पैसे बचाने पड़ेंगे या सेव करने पड़ेंगे, तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फिर ये फर्क हो जाता है कि जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे होते हैं उसमें रिस्क एलिमेंट जुड़ा होता है, और जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। सबसे पहले है सेफ्टी, कि कहीं पे भी अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि कितना सेफ है ये इन्वेस्टमेंट, क्या ये रिटर्न देगा या हमारे पूरे पैसे लॉस चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जब चालू हुई थी तो काफी ज्यादा लोगों को सेफ्टी कंसर्न था सबसे पहले, कि कोई भी जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो सेफ रहेगा या पता चला पूरी तरह से डूब जाएगा, है ना। तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को खरीद या बेच सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि आपने स्टॉक्स खरीदे तो स्टॉक्स को आप जब चाहे बेच सकते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट जब चालू होता है और बंद होता है उसके बीच में आप कभी भी उसे एक्सचेंज करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस वजह से स्टॉक्स को हाईली लिक्विड माना गया है। वहीं पे आप जानते हैं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक घर खरीदा है, तो वो एक लिक्विड एसेट है नहीं। अगर आप चाहें तो आज अगर बेचना चाहें अपने घर को तो आपको हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, और उसके जो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम साल भर लग जाता है लोगों का। नेक्स्ट आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में कि रिटर्न कितना मिल रहा है आपको। रिटर्न के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला रिटर्न होता है कि इनकम के रूप में आपको कौन सा रिटर्न मिल रहा है। दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। एग्जाम्पल लेते हैं एक घर का। अगर आपने एक घर लिया तो उससे जो रेंटल इनकम आती है उसे हम कहेंगे एक रेगुलर इनकम। वहीं पे वो जो घर का प्राइस कुछ सालों बाद जब बढ़ जाता है उसे हम कहेंगे कैपिटल अप्रिसिएशन। तो इस वजह से अगर हम देखें कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको 2 तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक हुआ कैपिटल अप्रिसिएशन और दूसरा हुआ इनकम।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कन्वीनियंस कितना है, कि मान लेते हैं कि आप स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है आजकल शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। उसकी जगह आप एक घर बेचना चाहते हैं तो उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, आपको वैल्यूएशन लगाना पड़ता है, क्या आपको घर खरीदना है तो क्या सही में उस एरिया में उतना वैल्यू है या नहीं। तो इस तरह की जो कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट हम आते हैं टिकट साइज पे। टिकट साइज का मतलब होता है कि आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हों पे मिनिमम टिकट साइज लगा हुआ है कि कम से कम अगर आप 10,000 रुपये निवेश करें तो ही आप इसमें फंड्स ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे मिनिमम प्राइस होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई नया स्टॉक लिस्ट होता है उस समय भी 14 to 15,000 रुपीज के बीच का एक मिनिमम अमाउंट होता है कि आप अगर स्टॉक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, भले ही वो 50 रुपए का भी है, आपको एक लॉट में खरीदना पड़ेगा। तो आपको 15,000 रुपये मिनिमम निवेश करना होता है, तो वो कहलाएगा टिकट साइज। नेक्स्ट हम आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। आप जानते हैं कि हर तरह का इनकम एक तरह से टैक्स नहीं किया जाता है, तो टैक्सेशन क्या हो रहा है उस इनकम पे, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे वहाँ पे लोग हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वो जानते हैं कि इसमें जो भी टैक्स है वो नहीं लगेगा, जो भी इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री रहेगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स में है उससे शॉर्ट टर्म में कितना कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है। तो इस तरह की जानकारी आगे हम चैप्टर्स में समझेंगे, बट अभी आपको थोड़ा हम बैकग्राउंड दे दें कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नेक्स्ट आता है टैक्स डिडक्शन। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। जैसा आप जानते हैं पीपीएफ हुआ, ईएलएसएस हुआ और म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस में हुआ कि यहाँ पे अगर जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पे रिटर्न्स तो आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री दिया, साथ ही साथ जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका लगभग 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है कि आपने जो भी अमाउंट अगर टैक्स में दिया तो वो भी आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं कौन से ऐसे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं जिसमें लोग निवेश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट काफी सिंपल है, आप जानते हैं दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है प्राइवेट नॉर्मल प्रॉपर्टी जैसे घर और दूसरा होता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि दुकान। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में जब आप निवेश करते हैं तो आप जानते हैं कि दो तरह के रिटर्न्स मिलते हैं उसमें। एक हो गया आपका रेगुलर इनकम जो कि रेंटल इनकम होता है, दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन जिसे कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का दाम जो है कुछ साल बाद बदल जाता है। बट आप जानते हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये भी जानते हैं कि रियल एस्टेट एक इलिक्विड एसेट कहा जाएगा। इलिक्विड ठीक लिक्विड का उल्टा हुआ, इसका मतलब आप जब चाहे तब बेच नहीं सकते उसको। इट इज अ नॉन डिविजिबल एसेट, इसका मतलब इसको आप डिवाइड करके नहीं बेच सकते। अगर मान लेते हैं 500 शेयर है दो भाई लोगों के बीच में तो 250 करके वो लोग शेयर को डिवाइड कर सकते हैं, बट एक घर को कंप्लीटली डिवाइड करके दो लोग बेचे वो थोड़ा मुश्किल होता है। और वहीं पे आप जब फिजिकल रियल एस्टेट खरीदते हैं तो वहां पे कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ आपको एक जनरल इनकम मिलती। वहीं पे आप जानते हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं कि ब्रोकरेज के चार्ज लग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लग जाते हैं जो कि आपकी रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ लगता है आपको मेंटेनेंस का पैसा कि अगर प्लम्बिंग का कुछ काम आ गया, आपने रेंटल में कोई प्रॉपर्टी दी थी, तो ये सब चीजों को आपको फैक्टर में लेना पड़ेगा, तभी आप अपना एक रियल रिटर्न कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों अब हम आते हैं कमोडिटीज में। अगर कमोडिटीज की बात करें तो ऑयल, डीजल, पेट्रोल, मेटल, स्टील, आयरन, ये सभी चीजें कमोडिटीज के अंदर आती हैं। बट इसमें जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन रहते हैं। वहीं पे रिटेल मार्केट की अगर बात करें तो लोग इसमें से दो चीजों को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जैसा आप जानते हैं कि वहां से कोई आपको रेगुलर इनकम तो नहीं आती है, बट आपको कैपिटल अप्रिसिएशन जरूर मिल जाता है। आप जानते हैं आज से 10 साल पहले गोल्ड की क्या कीमत है और आज की क्या कीमत है, उसमें आप समझ सकते हैं कि आपको उसमें कितना फायदा हुआ है।
वहीं पे गोल्ड के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्योरिटी पे बहुत ज़्यादा शक होता है। आप जानते हैं कि अगर आपको प्योर गोल्ड चाहिए तो आपको प्योरिटी का सर्टिफिकेट वाला जगह पे ही खरीदना पड़ेगा, जहाँ पे आपको गोल्ड का प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस होके मिलेगा। बट उस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक लोगों ने सॉल्व कर दिया है। पेपर गोल्ड आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि गोल्ड की जगह ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है। दोस्तों, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गोल्ड के बारे में ये है कि गोल्ड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है कि इमरजेंसी कंडीशंस में। जैसा आप जानते हैं कि जब कोविड आया था तो मार्केट पूरी तरह से नीचे चला जा चुका था, बट उस समय पे गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ऊपर गए थे, जिस कारण से अगर आपने गोल्ड का कोई इन्वेस्टमेंट रखा होता और अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आती तो आप उसे सोल्व करके एक अच्छा अमाउंट यूज कर सकते थे। नेक्स्ट अब हम आते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही है। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आपने फिक्स्ड रूप में एक कर्ज किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन, ये हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट हो, उनको दे दिया है, जिसे हम लोग बॉन्ड भी कहते हैं या डिबेंचर्स भी कहते हैं। तो आप इस तरह का कर्ज जब गवर्नमेंट को देते हैं तो उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहेंगे। अगर आप इस तरह का कर्ज किसी कॉर्पोरेट को देते हैं तो उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहेंगे। दोनों ही केस में आपको एक लेजर डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि सो एंड सो अमाउंट जो है आपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है, और जब भी इसकी मैच्योरिटी होती है तो वापस किए हुए अमाउंट में ना केवल प्रिंसिपल का अमाउंट रहेगा बल्कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़ा हुआ मिलेगा, और वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये पहले ही दिन बता दिया जाता है। वही कारण है इक्विटीज के कंपैरिजन में देखें तो बॉन्ड्स को काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, बट उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप केवल इतना समझ लें कि बॉन्ड्स में भी 3 प्रकार होते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है, मीडियम टर्म बॉन्ड होता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन चूज करते हैं। और नेक्स्ट जब हम आते हैं इक्विटीज पे, इक्विटीज जैसा कि आप जानते हैं शेयर्स को ही कहते हैं इक्विटीज। जब आप खुद से शेयर्स खरीदते हैं तो आप पार्ट ओनर बन जाते हैं उस कंपनी का। अगर आपने किसी भी कंपनी का भले ही 2 शेयर ही क्यों ना लिया हो, आप एक पार्ट ओनर बन जाते हैं उस कंपनी का। ठीक उसी तरह से जैसे हम शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जब उस स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करती है तो वो हमसे केवल पैसे लेती है। उस पैसों को वो एक प्रोपोर्शन के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड्स को भी हम इक्विटीज की कैटेगरी में ही गिनेंगे, क्योंकि उसमें भी जो निवेश किया जाता है पैसा वो इक्विटीज में किया जाता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि इक्विटीज ने आए पिछले सालों में हमें हमेशा ही इन्फ्लेशन से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, जिस वजह से सबका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है उसे हम लोग कहते हैं अदर्स। उसमें आता है आपका रेयर आर्ट्स हो गया, या फिर जो स्टैम्प पेपर हो गए, या रेयर कॉइन्स हो गए। तो उन सब चीजों की भी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। जैसा आप जानते हैं कि मोनालिसा की अगर पेंटिंग आज से 20 साल पहले ऑक्शन में रखी जाती या फिर आज रखी जाती तो डेफिनेटली आज के डेट में उसकी वैल्यू जो है काफी ज्यादा ऊपर रहती। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं फॉरेन लैंड में जो कि इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, आर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो पेंटिंग लेके रख लेते हैं और अगले 50 साल बाद उसे सेल करते हैं तो काफी ज्यादा रिटर्न्स उसमें उनको मिलता है। बट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन नहीं हो पाता। कहीं पे भी ये आप पता नहीं कर पाएंगे कि एक पेंटिंग की रियल वैल्यू आज के डेट में क्या है। दोस्तों, अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क में, जहां पे सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन मौजूद है और वही कारण है कि हर जो कमोडिटी आज से 5 साल पहले आप खरीदते तो आपको सस्ता पड़ता और आज जब आप खरीद रहे हैं तो आपको महंगा पड़ रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि आज कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपए है और इन्फ्लेशन का रेट अगर हम लोग 8% पर एनम माने तो आज से 5 साल बाद आपके पास 14,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए। अगर वही सामान आज से 30 साल बाद आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। दोस्तों, ये तो इन्फ्लेशन को एक तरह से देखने का नजरिया हो गया। दूसरा तरीका होगा आपका परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन के चलते लगातार कम होता चला जाता है। आप जानते हैं कि 100 रुपए में अगर आप 2 रुपए की जो पहले चॉकलेट आती थी तो 50 पीसेस ले पाते, वहीं पे आज जो है वही चॉकलेट 10 रुपए में मिल रही है
है तो आप केवल 10 ले पाएंगे। तो इस कारण से इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आपकी परचेसिंग पावर भी कम होती चली जाती है। वहीं पे जरूरत होती है कि आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपका जो ग्रोथ उसमें रहे वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रहे। अगर इन्फ्लेशन रेट 7% का है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 7% के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपका जो भी परचेसिंग पावर है वो स्टेबल रहे। वहीं पे अगर आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां पे आपको 7 के ऊपर 15% का रिटर्न मिल रहा हो, तो वहां पे आपने रियल रिटर्न कमाया। तो ये जो 15% का जो रिटर्न कहलाएगा वो बेसिकली एक नॉमिनल रिटर्न कहलाएगा, अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं लिया। वहीं पे अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है तो अगर मानते हैं 7% का इन्फ्लेशन रेट है और 15% का आपको रिटर्न मिला है, तो रियल रिटर्न आपको केवल 8% का ही मिला है। नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विडिटी रिस्क पे। लिक्विडिटी तो आप समझ चुके हैं कि कितने आसानी से आप एक इन्वेस्टमेंट को सेल करके उसकी वैल्यू को अपने पास ले पाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि बैंक फिक्स डिपॉजिट सबसे कॉमन है, जहां पे 5 साल का टर्म रखा जाता है कि आप जो भी पैसा निवेश करेंगे वो 5 साल तक लॉक्ड रहेगा, उसके बाद ही आपको एक मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। ठीक उसी तरह से होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी, जहां पे 15 साल तक के लिए लोगों के पैसे जो होते हैं इन्वेस्ट रहते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ हो या फिक्स डिपॉजिट हो। अगर आपका जो गोल है वो 15 साल बाद है तो पीपीएफ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपका जो गोल है वो 5 साल बाद है तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। बट वहीं पे लिक्विडिटी बहुत ही कम है कि अगर आपने सोचा कि इसके बीच में आप अपना पैसा निकालना चाहें तो आपको जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम मिलेगा। ठीक उसी तरह होता है जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो अमाउंट सेटल होने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। वहीं पे इस तरह के इन्वेस्टमेंट की जगह जब आप स्टॉक एक्सचेंज या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके पास ग्रेटर लिक्विडिटी होती है। बट उसमें भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आपको लिक्विडिटी मिलती है और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि क्लोज एंडेड कहते हैं जिन्हें, जहां पे एक फिक्स मैच्योरिटी होती है, उससे पहले आप अपना अमाउंट निकाल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट रिस्क में। मान लेते हैं कि आपने किसी भी बॉन्ड्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया। इस केस में क्या होता है कि आप अपना पैसा निवेश कर रहे होते हैं और आप बेसिकली बैंक का काम कर रहे होते हैं, जो कि पैसा देता तो है बट वो चाहता है कि जब भी रिटर्न मिले तो उसके साथ कुछ इंटरेस्ट जुड़ के मिले। तो ठीक वही रिस्क जो बैंक आपको पैसा देते वक्त लेता है, वही रिस्क आप ले रहे होते हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह जब आप बॉन्ड और डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडी है या फिर जो कॉर्पोरेट है वो पूरी तरह से आपकी बात मान ले और इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस कर दे। दूसरा कंडीशन हो सकता है वो पैसा तो वापस कर देता है बट बहुत डिले के बाद वापस करता है। तीसरा कंडीशन होता है कि वो पैसा आपका वापस ही नहीं करता। तो ये 3 कंडीशंस बैठती हैं। अब ये 3 कंडीशंस भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी अगर किसी को पैसा देंगे, ठीक बैंक जैसे आपका वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लोन पास करता है, आप भी देखेंगे कि आप कौन से बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में निवेश करना चाहते हैं। तो वहां पे 2 चीजें आप देखते हैं। एक तो होता है एबिलिटी ऑफ द बोरोवर, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट बॉडी आपसे पैसे बोरो कर रही है, क्या वो उसकी काबिलियत है कि वो आपके पैसे वापस करे। दूसरा होता है कि इंटेंशन ऑफ द बोरोवर, आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो इंटेंशन भी रखता है कि नहीं रखता है कि वो आपके पैसे लौटाए, है ना। तो ये दोनों ही कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में, जिसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं, है ना। कि अगर आपने मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड में निवेश किया तो वहीं पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है, सेफ हाथों में है, और जिस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बताया जाता है ठीक उसी तरह से आपको रिटर्न्स मिल भी जाते हैं। वहीं पे बात जब आती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इसलिए भी मिलता है क्योंकि उसमें जो रिस्क जुड़ा होता है वो भी थोड़ा ज्यादा रहता है। बहुत सारे रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी निकलते हैं जहां पे हम लोग निवेश करने के मना करते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट रिस्क या फिर प्राइस रिस्क में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं मार्केट में, जिसे हम मार्केट सेंटीमेंट्स भी कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है, मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान से वॉर करना जा रहा होता है और आपको इस बात की खबर चलती है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में भी उसका इफेक्ट दिखाई देगा। मार्केट तुरंत डाउन चला जाएगा क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स डाउन हो चुके हैं। लोग अपना इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि मार्केट डाउन चला जाए। और इस तरह के जो डाउन ट्रेंड्स हैं वो इसमें भी दिखाई देते हैं, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। मान लेते हैं बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कि इन मोबाइल कंपनीज से भी बेहतर है, तो इन बाकी कंपनियों में एक डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर सेक्टर से रिलेटेड इस तरह के रिस्क हैं, वो तो हम बचा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ टोटली अनरिलेटेड स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में हम निवेश कर सकते हैं, जिससे कि हम डाइवर्सिफिकेशन करके अपने जो कैपिटल को बचा सके। बट अगर कोई मार्केट वाइड रिस्क है, जिस तरह से वॉर की कंडीशंस में होता है, तो वहां पे हम डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क पे। अगर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसा आप जानते हैं कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी जो डिबेंचर या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू है वो कम हो जाती है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि आपने एक बॉन्ड खरीदा 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, आपने ये बॉन्ड खरीदा 1000 रुपीज का। अब वहीं पे नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं बढ़ जाता है, 8.5% का हो जाता है। तो मार्केट में अगर किसी को 8.5% का बॉन्ड मिल रहा है, जहां पे उसको अच्छे स्कोप है कि 8.5% का रिटर्न मिलने का, तो वो 8% का जो बॉन्ड आपके हाथ में है वो मार्केट में आप किसी को बेच नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कम होती जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं रिस्क मेजर्स और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में। इसका मतलब आप किस तरह से इस रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका होता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब सिंपल है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आ रहा या फिर उससे जुड़े हुए रिस्क आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें ही ना। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पे आप एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं या जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, तो बेहतर तो यह है कि आप वहां पे निवेश ही ना करें। दूसरा होता है टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट और डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में 5G टेक्नोलॉजी आई नहीं है मार्केट में, बट इसका जब इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज था जहां पे 5G टेक्नोलॉजी आ रही थी, तब बहुत लोगों के पास मौका था कि ये 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज में अपना पैसा निवेश करें। तो इसे हम कहेंगे टेकिंग अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट और डेवलपमेंट। बट वहां पे भी रिस्क मौजूद है, ये मत सोचिए कि वहां पे रिस्क मौजूद नहीं है, क्योंकि हो सकता है 5G के जो हेल्थ हजार्ड्स हैं उसको लेके गवर्नमेंट एक डिसीजन ले और 5G को कंप्लीटली बैन कर दे। तो इस तरह के जब आप पोजीशंस लेते भी हैं, ये सोच के कि आगे मार्केट इस तरह का आएगा जहां पे आपने जहां पे भी निवेश किया है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। और वहां पे हमें जरूरत पड़ती है तीसरे रिस्क मैनेजमेंट स्टाइल की, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफिकेशन को समझना काफी आसान है। वो कहते हैं ना कि सभी अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें, क्योंकि अगर एक बास्केट गिर जाए तो सारा का सारा अंडा जो है टूट जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में करें, ताकि अगर एक सेक्टर किसी कारणवश इफेक्ट भी हो जाए तो दूसरा सेक्टर में जो आपको प्रॉफिट मिला है वो उसको कवर कर दे। तो डाइवर्सिफिकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी रिस्क को मैनेज करने का। दोस्तों नेक्स्ट अब हम आते हैं बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। हम सभी जानते हैं कि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो केवल ब्रेन से नहीं बल्कि दिल से भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं सभी इन्वेस्टमेंट्स में। ये इमोशन सबके लिए अलग होते हैं। कुछ लोग फियर के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग फियर के साथ सेल आउट करते हैं, कुछ लोग ग्रीड के साथ इन्वेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो अभी इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। कुछ लोग होप के साथ निवेश करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो ये वाला सेगमेंट आज से अगले 10 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह के काफी लोगों के अलग अलग बायसेस होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, जिसको हमने कुछ मेन कैटेगरीज में कवर किया है।
आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि कल आपके दोस्त ने आके बोला कि मैंने बिटकॉइन में निवेश किया और मुझे काफी अच्छा फायदा हुआ, और आपने बिना कुछ सोचे समझे डिसाइड कर लिया कि चलो मैं भी 10,000 रुपए लगा के देखता हूँ। इसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहेंगे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस तरह का डिसीजन लेता है उसने कोई रिसर्च नहीं की है, उसने ये भी नहीं देखा है कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है या ये जो पैसे निवेश कर रहा है वो लग कहाँ पे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसे रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, केवल लोगों के बोलने पे आके तुरंत एक डिसीजन ले लिया। उसे हम कहेंगे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट आता है कंफर्मेशन बायस। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर ने ऑलरेडी निर्णय तो बना लिया है, केवल वो डाटा और रिसर्च इसलिए कैरी आउट कर रहा है ताकि उसने जो डिसीजन बनाया है उसको सपोर्ट कर सके। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कार लेने का डिसाइड किया, अब उन्होंने ऑलरेडी मन में बैठा लिया है कि उनको स्विफ्ट ही खरीदना है। अब वो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बाकी सभी कारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कहीं टेस्ट ड्राइव लेके आ रहे हैं, बट मन में ऑलरेडी उनका डिसीजन बन चुका है कि उन्हें स्विफ्ट ही लेना है। तो इस तरह के रिसर्च का कोई खास फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि कंफर्मेशन बायस आ जाता है। उन्होंने ऑलरेडी अपने मन में कंफर्मेशन ले लिया है कि लेना तो यही है हमें, हम भले ही थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं अपनी बात की पुष्टि करने के लिए। नेक्स्ट आता है फेमिलियरिटी बायस। इसको समझने का सिंपल एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि आप किसी दुकानदार के पास गए जो कि बर्तन में डील करता है। आपने पूछा उनसे कि सर आप तो इतने सालों से ये दुकान खोल के बैठे हैं, आप बर्तन ही बेचते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान क्यों नहीं लगा लेते, वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बट वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी बर्तन की दुकान लगाए बैठे थे, हम जो हैं वो भी बर्तन की दुकान लगाए रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी फेमिलियराइजेशन रखते हैं। हम जानते हैं कि मार्केट किस तरह का है और हम किस तरह से उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर बर्तन की दुकान वाला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान डालेगा तो हो सकता है घाटा हो जाए। बट वहीं पे इस तरह का अगर थॉट उनके माइंड में है कि हम केवल फेमिलियराइज इंडस्ट्री में ही काम करेंगे, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं पावर के बारे में अकेले जानकारी रखता हूं तो मैं पावर वाले सेक्टर्स में ही निवेश करूंगा, तो जो बाकी जगह जो काम हो रहा है, अगर हो सकता है कि आईटी सेक्टर उस समय बूम में है, तो उसको वो कंप्लीटली मिस आउट कर जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो तो वहां की एक्सपर्टीज रखते ही नहीं है, वहां की नॉलेज रखते ही नहीं है, तो वो वहां पे निवेश ही नहीं करते। नेक्स्ट आता है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी तो मुझे पता है कि आपने भी सुना होगा कि भेड़ चाल कहते हैं जिसे, कि कई बार लोग जो डिसीजन लेते हैं तो एक साथ डिसीजन लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि अरे मैंने टाटा के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो हमने भी सोचा चलो हम भी कर लेते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि उस ऑफिस के कम से कम 15 लोगों ने टाटा के शेयर में इसीलिए निवेश किया क्योंकि 2 लोगों ने वहां पे निवेश किया होता है, जिसे हम कहेंगे भेड़ चाल करना। बट इस तरह से अगर आप भेड़ चाल करके अपने डिसीजंस को लेते हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक इमोशनल बायस माना जाएगा, क्योंकि आपने इसलिए ही निवेश किया क्योंकि आपके दोस्त ने भी निवेश किया। इसलिए कई बार हमें इन्वेस्ट वहां करना होता है जहां पे कोई और निवेश नहीं कर रहा होता है, हो सकता है हमारा रियल प्रॉफिट वहां छुपा हो। नेक्स्ट जो फेनोमेना है उसे कहते हैं लॉस एवर्शन। कई लोग जो है इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट लॉस नहीं सहना चाहते। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, आप जानते हैं कि बहुत सारे मिडिल एज पेरेंट्स हैं जिन्होंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इसलिए ही निवेश नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि लॉस ना हो, कम से कम जो भी पैसा है वो बना रहे, भले ही थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिल जाए बट वो जो अमाउंट है वो वैसा का वैसा रहे। इस वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। तो लॉस एवर्शन मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस को कहीं पे भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कई बार जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो हम बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे कल तो ये शेयर पक्का ऊपर उठेगा। तो इस तरह के अगर हमने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई डिसीजन लिए तो वहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट बायस माना जाएगा, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस पे आके आपने एक डिसीजन लिया है। और इस तरह से जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप रिस्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं रेसेंसी रिस्क में। मान लेते हैं कि हमने कहीं निवेश किया और हमारे पूरे पैसे डूब गए, तो अगली बार हम आगे निवेश ही करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वहीं पे अगर मान लेते हैं हमने कहीं निवेश किया और हमारे पैसे डबल हो गए, तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि और ज्यादा बड़ा अमाउंट निवेश करें। तो ये दोनों ही चीजें गलत होंगी, रेसेंसी बायस इसे कहते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट अब हम आते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग में। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि कोई भी निवेश अगर हम करते हैं या फिर किसी भी क्लाइंट से करवाते हैं तो ये जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट कितना है। अभी रिस्क एपेटाइट जानने के 3 तरीके हैं। एक तो हो गया नीड टू टेक रिस्क। मान लेते हैं उनकी इनकम इतनी कम है कि आगे के जो एक्सपेंसेस वो चाहते हैं या जो गोल चाहते हैं वहां पे बिना रिस्क लिए वो उस गोल को कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो वो हो गया कि उनकी नीड है कि वो रिस्क को वो ले। वहीं पे नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू टेक रिस्क। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति यंगस्टर है, उसके काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है कि जहां पे उसको इनकम आ रही है, तो उसकी एबिलिटी टू रिस्क काफी ज्यादा होगी ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में जिनका रिटायरमेंट एज आ चुका है। नेक्स्ट होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कई बार हमने ये भी देखा है कि कोई व्यक्ति 55 ईयर्स का होगा बट वो काफी ज्यादा विलिंग है, उसका माइंड ऐसा है कि वो चाहता है कि वो रिस्क ले। तो ये सभी फैक्टर्स को हम लोग चेक करते हैं तभी हम उसे रिस्क प्रोफाइलिंग कहेंगे। और इस रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से ही आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सेल करना है। दोस्तों अब हम आते हैं एसेट एलोकेशन में। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर, आपका काम है कि उसे एक फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करना। तो आपको देखना पड़ेगा कि टाइमलाइन कितना है कि उसको गोल को आप पूरा करेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म गोल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, या मिड टर्म चाहिए, या लॉन्ग टर्म गोल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आप। वहीं पे आपको ये भी देखना होगा कि उस व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। क्या आप जो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने जा रहे हैं क्या उसके रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है या नहीं। और वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बिंदु आता है, उसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। उसका मतलब जो भी अमाउंट वो लेकर आ रहा है उसको आप किस तरह से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। क्या आप पूरा पैसा इक्विटी में निवेश करेंगे कि उसका जो प्रोफाइल है कंप्लीटली रिस्की हो जाए, या आप सोचेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट इक्विटी में रखते हैं, थोड़ा गोल्ड में रखते हैं, थोड़ा सा अमाउंट डेप्ट में रखते हैं। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है वो उसके एज पे डिपेंड करता है, उसके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह से अगर आप उस पैसों को डिवाइड करते हैं उसे हम कहेंगे एसेट एलोकेशन। इसके 2 तरीके हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और दूसरा होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिकल एसेट एलोकेशन होता है वहां पे एक फिक्स रेशियो हम मान लेते हैं, ये व्यक्ति है इसका 70% पैसा जो है हम इक्विटी में निवेश करेंगे और 30% जो है डेप्ट में निवेश करेंगे। और इस तरह का प्रोपोर्शन हम लेके चलते हैं और आगे भी इसको ही कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। अब टैक्टिकल एसेट एलोकेशन या डायनामिक एसेट एलोकेशन में होता है कि आपका मार्केट का जो रिसर्च है उससे आपको पता चला कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है, या फिर आपको पता चला कि इक्विटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला नियर मार्केट में, तो आपने अपना एक्सपोजर इक्विटी में थोड़ा कम कर दिया और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेब्ट्स में ज्यादा कर दिया। तो इस तरह से जब आप मार्केट को स्टडी करके अपने प्रोपोर्शंस को चेंज करते हैं, अपने एसेट एलोकेशन को बदलते हैं, तो उसको कहेंगे टैक्टिकल एसेट एलोकेशन या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन। नेक्स्ट आता है रीबैलेंसिंग। अगर किसी को रीबैलेंसिंग का मतलब नहीं हो पता है तो मैं बता दूं कि रीबैलेंसिंग का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता। ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज में अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी चुनते हैं तो एक टाइम बाद आप देखेंगे कि जो इक्विटी में आपने जो पैसा निवेश किया है उसके रिटर्न ज्यादा अच्छे आ गए। तो आप जो नेक्स्ट ईयर उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 70,000 रुपए मान लेते हैं इक्विटी में डाला था और 30,000 रुपए आपने डेप्ट में डाला था। अब ये जो 70,000 रुपए आपने इक्विटी में डाला वो हो गए 90,000 रुपए। अब जो डेप्ट में डाला हुआ जो 30,000 रुपए है वो 35,000 रह गया। अब आप टोटल अमाउंट जब कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो परसेंटेज है वो बदल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस उसी परसेंटेज में अपने पूरे फंड्स को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने जो इक्विटीज में 90,000 कमाया उससे थोड़ा अमाउंट जो है आप डेप्ट में रखेंगे ताकि आपको जो 70-30 का जो रेशियो है वो चलता रहे। इस तरह की रीबैलेंसिंग काफी जरूरी होती है, भले ही आप टैक्टिकल एलोकेशन रखें या स्ट्रेटेजिक एलोकेशन रखें। और इस तरह की रीबैलेंसिंग हम हर कभी नहीं करते क्योंकि आप भी जानते हैं कि इक्विटीज हो या डेप्ट हो वैल्यू तो चेंज होती रहती है। आप हर साल में एक बार जो है इस तरह की रीबैलेंसिंग करते हैं। दोस्तों चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो गया है। अब हम चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑप्शन है रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स एंड डिबेंचर्स। आप जानते हैं कि इन चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में
किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। रियल एस्टेट में आप जानते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है और एक रेंटल इनकम भी मिलता है। स्टॉक्स के केस में भी आपको कई बार एक इनकम जनरेट हो जाती है जब भी डिविडेंड्स निकलते हैं। डिबेंचर्स के केस में भी सिमिलर ही होता है। बट फिजिकल गोल्ड इकलौता एक ऐसा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है जहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन ही होता है बल्कि कोई इनकम नहीं जनरेट होती। आपने भी किसी से सुना नहीं होगा कि हमने कहीं पे गोल्ड रखा और उसमें से हमें एक रेगुलर इनकम आ रही है, नहीं। हमेशा गोल्ड के केस में एक कैपिटल अप्रिसिएशन ही देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन बी परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पस अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी एसेट कैटेगरी है जिसे हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बजाय। ऑप्शन दिया है रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर है रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट को केवल हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं यूज करते बल्कि कई बार हम लोग उसमें रहने के लिए भी यूज करते हैं। जो आपका घर आज जिसमें आप रह रहे हैं वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा अगर आप कल कभी उसे बेचना चाहें, बट उस समय आप उसे यूज भी कर रहे हैं तो आप कंज्यूम भी कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट, द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। परचेसिंग पावर का आपको याद होगा जब मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है। ऑप्शंस आपको दिए हैं एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और डाइवर्सिफिकेशन। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इसका करेक्ट आंसर है सी, इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है आपकी परचेसिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ऑप्शन है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर द टैक्सेस। तीसरा, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द रिस्क। चौथा, रिटर्न्स दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। मान लेते हैं इन्फ्लेशन रेट अगर 7% का चल रहा है और आपको किसी इन्वेस्टमेंट से 15% का रिटर्न मिला, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो 15 - 7 करके जो 8% निकलता है वो होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एक्सिस्टिंग बॉन्ड डैश। ऑप्शन दिए हैं इंक्रीजेस, फ्लक्चुएट्स एंड डिक्रीजेस। आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो आप गेस कीजिए कि क्या आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, डिक्रीजेस। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीज होती है इंटरेस्ट रेट वैसे वैसे आपकी बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस हैं सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न एंड रीचेबिलिटी। हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हम इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करते हैं। सेफ्टी वहां पे पढ़ा था आपने, लिक्विडिटी पढ़ा था, रिटर्न पढ़ा था, बट रीचेबिलिटी जैसा कुछ नहीं पढ़ा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रीचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एसेट क्लास। एक कमोडिटीज, सेकेंड म्यूचुअल फंड, तीसरा इक्विटी, चौथा रियल एस्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट क्लास नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कमोडिटीज के बारे में डिस्कस किया था, इक्विटी के बारे में डिस्कस किया था, रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस किया था, बट म्यूचुअल फंड हमने टॉपिक में कवर नहीं किया था। हालांकि हम एग्जाम म्यूचुअल फंड्स का दे रहे हैं बट ये एक एसेट क्लास में नहीं गिना जाता क्योंकि ये एक एसेट क्लास का पार्ट है, इक्विटी का हिस्सा है म्यूचुअल फंड। इक्विटी एक एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड उसका हिस्सा है, इसलिए वो एक एसेट क्लास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअल फंड। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन। पहला साइबर रिस्क, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग एंड स्ट्रेटेजिक, तीसरा स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड डायनामिक, चौथा ह्यूरिस्टिक, कंफर्मेशन एंड फेमिलियरिटी। अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा ये ह्यूरिस्टिक, कंफर्मेशन, फेमिलियरिटी जो है ये बायसेस है। वहीं पे डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग और स्ट्रैटेजिक थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन से जुड़ता है, और साइबर रिस्क में तो क्लियरली बता दिया कि वो एक रिस्क के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्ट्रैटेजिकल एंड टैक्टिकल एंड डायनामिक वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑप्शंस हैं साइबर रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क।
इन्फ्लेशन रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क के बारे में आपने पढ़ा था, बट साइबर रिस्क के बारे में आपने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो वो एक इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर है ए, साइबर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परफेक्टली डिफाइंस लॉस एवर्शन। ऑप्शंस दिए हैं आपको, एबिलिटी टू टेक हाई रिस्क फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड बियर मार्केट रिजल्टिंग टू इन्वेस्टर्स लॉस, तीसरा वन टेंडेंसी टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस, एंड चौथा वन हु इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी मार्केट। तो ये चारों ऑप्शन से आप समझ चुके होंगे लॉस एवर्शन का मतलब होता है लॉस से बचना, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वंस टेंडेंसी टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एसेट एलोकेशन। ऑप्शंस दिए हैं, एसेट एलोकेशन इज कीपिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटीज इन प्रॉपर प्लेसेस, सेकंड allocating the available money to all securities available, तीसरा allocating the right proportion of funds to equity, debt and money market securities, and चौथा है none of the above। डेफिनेटली आप जानते हैं एसेट एलोकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम एलोकेट करें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, पर्सन को स्टडी करके कि उसकी क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके गोल्स कैसे हैं, और इक्विटी और डेप्ट में उसके पैसों को बांटें, तो उसको कहेंगे ऑप्शन सी, एलोकेटिंग द राइट प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स टू इक्विटी, डेब्ट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द रिस्क एपेटाइट द फॉलोइंग मस्ट बी इवैल्यूएटेड। एक व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट जानने के लिए हमें क्या क्या इवैल्यूएट करना चाहिए। ऑप्शंस दिए हैं, द नीड टू टेक रिस्क, सेकेंड है द एबिलिटी टू टेक रिस्क, तीसरा है द विलिंगनेस टू टेक रिस्क, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आप जानते हैं ये तीनों ही टॉपिक हमने डिस्कस किया था जब भी रिस्क एपेटाइट के बारे में बात किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपका लाइक और सब्सक्राइब बटन तो बनता ही है, और इसी तरह से हम आपके लिए बाकी सारे टॉपिक्स भी जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं, बस जरूरत है तो आपके सपोर्ट की। जय हिंद, जय भारत।